हेलो एवरीवन। और आज हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर। ये 30 जून का ही है। और देखते हैं आज क्या बोला गया आपके लिए। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। 8 सेकेंड। यस, मॉनसून सेशन के बारे में जान लीजिए, क्या है पार्लियामेंट्स के बारे में जान लीजिए। जेट फ्यूल एक्सपोर्ट यूरोप में सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से हो रहा है। ये एक रिपोर्ट दी गई है बाय कैप्लर एस्टिमेट्स के द्वारा कि जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एविएशन फ्यूल का। और ये यूरोप का बिगेस्ट सोर्स होगा जेट फ्यूल के नाम पे, ठीक है। और इंडिया का एटीएफ एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो करीब 208,433 बैरल्स पर डे के आसपास हो गया, ठीक है। और जो उनका जो इम्पोर्ट करेंगे यूरोप एटीएफ का, ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, वो करीब 435,482 बैरल पर डे होगा। और जिसमें से 131,136 बैरल पर डे या फिर 30% के आसपास इंडिया से ही जाएगा, ठीक है, इंडियन रिफाइनर्स की तरफ से। और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर्स जैसे रिलायंस हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, नारायण एनर्जी ग्रुप हुआ, ये सब मेजर सप्लायर ग्रुप बन के आ रहे हैं और जो कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स को यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर इसी न्यूज़ को हम कंटिन्यू करें तो हमें देखने मिलेगा कि जैसे कि यूरोप ने शन कर दिया है रशियन क्रूड ऑयल को और पेट्रोलियम फ्यूल को, तो इंडियन रिफाइनरीज के इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी पाई है कि उन्होंने रशिया से डिस्काउंटेड रूप में वो ले रहे हैं और आगे फर्दर रिफाइन करके उसे बेच रहे हैं। और इंडिया का जो बिगेस्ट शेयर है यूरोप जेट फ्यूल में है, ठीक। पहले इम्पोर्ट जो थे वो कुवैत से ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया से ज़्यादा है, और कुवैत से भी है मतलब, लेकिन इंडिया से ज़्यादा है। एंड यूरोप जेट फ्यूल जो इम्पोर्ट हो रहा है पास्ट फ्यू मंथ से, वो कॉन्टिनेंट का मेजर सोर्स ऑफ सेट फ्यूल्स है, ठीक है। कुवैत से, इंडिया से, साउथ कोरिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यूनाइटेड सऊदी अरेबिया से यूरोप में जा रहा है जेट फ्यूल। और जो डिमांड है फ्यूल की और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो मॉनसून से हिट है काफ़ी इंडिया में ड्यू टू लोअर demand of transportation fuel and refined products used in some of the industries where work shown because of the rain, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो उसमें खास इम्पोर्टेंट है नहीं आज के न्यूज़पेपर में। और जो गोल्ड मार्केट है जो 1921 में बना था, उसमें वुमेन ऑफ दिल्ली और इंडिया की एक म्यूजियम बनने जा रहा है। वो एक डिजिटल पैनल होगा जिसमें एसी, फूड कोर्ट और काफ़ी सर्विसेज होगा, पेडेस्ट्रियन सबवे होगा। और वो ये जो गोल्ड मार्केट है वो ब्रिटिश टाइम के द्वारा बना हुआ है, और इसकी थीम वुमेन ऑफ दिल्ली एंड इंडिया है, ठीक है। सेवरल थीम्स सोची गई थी पहले सोचा कि इसे इंद्रप्रस्थ देखा जाए, द एंशिएंट सिटी ऑफ दिल्ली। और फिर काफ़ी इसमें पार्टीशन, रेफ्यूजी और बिल्डिंग एक्सपेंशन किया जाए दिल्ली द्वारा। ये नेशनल एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पहला म्यूजियम होगा ये। और गोल्ड मार्केट जिसमें बता चुका हूँ 1921 में बना था, और ये कॉलोनियल मार्केट है कनॉट प्लेस के पास में। और वीरांगना, द म्यूजियम ऑफ वो हिस्ट्री ऑफ वुमेन, ऐसे करके उनके वो बनाया गया है। ये कम्प्लीटली एयर कंडीशन होगा, फूड कोर्ट और मिनिमम एम्फी थिएटर्स के साथ। और जो सबसे फर्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ले रही है वो रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ वेजिटेबल ग्रोन जो आसपास है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्किटेक्चर करेगा, जिससे बेहतर किया जा सके, ठीक। और इसकी बात करें चेंजिंग द गेम, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है कि वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ बनाएंगी, एक एपेक्स बॉडी जो कि प्रमोट करेगी, फंड करेगी और मेंटर करेगी साइंटिफिक रिसर्च की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया में। और जो भी ये गेम चेंजर बन के आएगा जो कि इम्पैक्ट करेगा इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज को। और लेकिन कुछ स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जैसे कि एक्सपर्टाइज, फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बीच में काफ़ी फ्यूचर आ रहा है। और फोर्स कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री, एकेडमिक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक, यहाँ इनका कोलैबोरेशन हमें देखने मिलेगा। और ये इट इज़ मॉडल ऑन नेशनल साइंस फाउंडेशन जो कि यूएस में है, उसको मॉडल देखते हुए बनाया गया है। और ये एक रिसर्च एनेबल होगा इन द फील्ड ऑफ डाइवर्स
ओशियनोग्राफी, स्पेस रिसर्च, मटेरियल साइंस एंड कंप्यूटेशन एंड एआई। इसका एक एडिटोरियल तो यही है, लेकिन एक नीचे और एक आर्टिकल दिया हुआ है, मैं आपको आइडिया पेज में बताऊंगा पढ़ के। आइडिया पेज में भी नहीं है, सॉरी, चलिए मैं नीचे बताऊंगा। हाँ, आई एक्सप्रेस में दिया हुआ है इसके बारे में, अच्छा काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है इस चीज़ को। और जो बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो चुका है लैंडस्लाइड के द्वारा, ठीक है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ है। और लैंडस्लाइड और काफ़ी पानी की वजह से काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम हुई, कुछ बच्चों की डेथ्स वगैरह भी हुई हैं। और जो डेब्रिस है वो क्लियर नहीं हुआ अंटिल लेटर इवनिंग। और यहाँ पर जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के जो पिलग्रिमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए इस चीज़ से, ठीक है। जो एनआरएफ एम टू बूस्ट द रिसर्च इन हायर एजुकेशन, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ जो है वो उसको एक फंड प्रमोट और मेंटर रिसर्च के हिसाब से रखा जा रहा है, जो कि हायर एजुकेशन में दिया जाएगा, जो कि इम्प्रूव करेगा एनवायरनमेंट को और साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। उसको वाइडर स्पेस में रखा हुआ है, कोई स्मॉल स्पेस नहीं बनाई हुई है। और ऑब्जेक्टिव एनआरएफ का है कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इन्वॉल्व कर सके साइंटिफिक रिसर्च को, और आर्टिफिशियल सेपरेशन करके। और मतलब देखा जाता है कि पास के टाइम में काफ़ी आर्टिफिशियल एक सेपरेशन है रिसर्च और हायर स्टडीज़ के ऊपर गवर्नमेंट में। मतलब रिसर्च सिर्फ साइंटिस्ट की तरफ रखी हुई है और स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन का काम दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मिक्स मैच होना चाहिए। और कोई एज बैरियर नहीं होगा, जो भी रिसर्च मेंटर होंगे, ठीक है, उनको फंडिंग एज लॉन्ग एज मिलेगी जब तक वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और यंग रिसर्चर्स भी यूनिवर्सिटी से जाएंगे, प्रोफेसर्स जाएंगे, ठीक, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में काम कर सकें। और जैसे कि कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम, जैसे रिवर क्लीनिंग हुआ, क्लियर एनर्जी की एक्सेस हुई विलेज में, और नेचुरल साइंस। और ये सिर्फ साइंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, रिसर्च हर एक फील्ड में किया जाएगा, नेचुरल साइंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, सोशल साइंस हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो। और एक वाइटल इंक्लूटिव क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया जाएगा। और जो सोल्यूशन है वो नेशनल प्रॉब्लम्स को डील करें, रिक्वायर करें। और जो प्रॉब्लम जो हैं अभी इंडिया में, उनको सिर्फ अप्लाइड साइंस से दूर ना करें, टेक्नोलॉजी से दूर ना करें, पर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करें सोशल साइंस, हिस्ट्री और वेरियस सोशल कल्चरल डायमेंशन के ऊपर, नेचर के ऊपर। सोशल साइंस, इंडियन लैंग्वेज, नॉलेज सिस्टम, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, ये भी कुछ 10 डायरेक्टरेट्स हैं जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं अंदर एनआरएफ, ठीक है। नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन हमारे देश की कुछ प्रायोरिटी हैं, हालांकि है तो बहुत कुछ करने को, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। और एम टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी एरिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, जो कि हेल्प कर रहे हैं लार्जर नेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, ठीक है। जैसे कि क्लीन एनर्जी, climate change, sustainable infrastructure, improvement of transportation, accessibility and affordability of healthcare। तो ये कुछ प्रायोरिटीज हैं इंडिया की फिलहाल। इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो बिलो 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी है। लेकिन अगर बाकी कंट्रीज को देखें, जैसे कि नॉर्मल जो कंट्रीज है जो इंडिया से काफ़ी लो हैं, इजिप्ट हुआ, ब्राज़ील हुआ, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने जीडीपी का कंपैरिजन में इंडिया के, ठीक है। जैसे कुछ अगर मैं कुछ एडवांस कंपटीटर्स के नाम लूँ, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया में वो 2 से 5% अपनी जीडीपी का साइंटिफिक रिसर्च पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। और जो रिसर्चर्स हैं वो पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में 253 हैं, ठीक है, 253 पर मिलियन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन इज 253 इंडिया। और 1200 के आसपास चाइना में है, 4200 के आसपास यूएसए में है, और इसराइल में तो 8000 के ऊपर है। तो एस्टिमेशन जो एलोकेशन स्टार्टिंग में दिया गया है वो 50,000 करोड़ का दिया गया है। तो ये एक हम्बल स्टार्टिंग बोली जा सकती है, लेकिन जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एरिया है इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है रिसर्च करने में। अब इंडिया और चिप मार्केट के बारे में समझते हैं कि इंडिया एज ए सेमीकंडक्टर टेक जो फॉर्म बन के आ रहा है यूएसए की पार्टनरशिप के थ्रू, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम जानेंगे कि जो एक्सपेंशन हो रहा है न्यू इंडिया और यूएस टेक्नोलॉजी का, वो की एलिमेंट है पार्टनरशिप का, जिससे डाइवर्सिफाई ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वर्ल्ड की जो नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी है यूएसए और चाइना, ठीक, तो उनसे मतलब उनका बीच में काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है। तो जो चिप है वो एक नई ऑयल बन के आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे कि जो ताइवान है वो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिप का,
उसे सऊदी अरेबिया बोल दिया गया है और चिप्स को नया ऑयल बनाया गया है, ठीक है, बना दिया गया है कि न्यू ऑयल वही है। सेमीकंडक्टर जो है वो एसेंशियल पार्ट है मॉडर्न मॉडर्न डिवाइसेस के लिए, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज उसके थ्रू बनी हुई हैं, कोई भी जो एआई है उसके थ्रू भी चिप्स का ही डेवलपमेंट किया जा सकता है और चिप्स के थ्रू ही एआई बन सकता है। तो जो कोविड-19 जब पेंडेमिक आया तो उससे काफ़ी एक्सपोज कर दिया गया कि यूएस जो है वो डिपेंडेंसी रखता है सप्लाई चेन की एशिया में, ठीक है। फोर ऑफ द टॉप चिप मेकर्स कौन कौन है? ताइवानीज हैं। और वो ट्रेड और डिप्लोमेटिक वॉर जब चल रही है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, मिलिट्री टेंशन और ताइवान स्ट्रेट के बीच में, लेकिन तब भी यूएसए कितना डिपेंडेंट है ताइवान चिप्स का। तो एक समझ में आया कि यहाँ पर देखिए चाइना इज द न्यू ऑयल और ताइवान जो है वो न्यू सऊदी अरेबिया है। तो यूएस ने नंबर ऑफ स्टेप्स एम किए हैं डिनाइंग ऑफ सेमीकंडक्टर टेक टेक्नोलॉजी टू चाइना टू प्रोवाइड इट्स गेन ऑफ हाई टेक डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। तो यूएसए ने क्या किया है, डिनाई कर दिया कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को चाइना से कि उनको प्रिवेंट करे, वो हाई टेक डोमिनेंस ना रखे, मतलब चाइना ना रखे, हम हमसे कम नहीं है। और पंपिंग ऑफ इट्स ओन कैपिटल इनटू मेकिंग चिप, तो वो खुद का कैपिटल डाल रहा है चिप मेकिंग में। और जो चाइनीज़ की टेलीकॉम कंपनी है हुआई, उसको थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि वो यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर 5G फोन्स और चाइनीज़ कंपनी सेमीकंडक्टर बना रही हैं वो अमेरिकन टूल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से बना रही हैं, ठीक है। और जो चिप्स एंड साइंस एक्ट जिसमें से 280 बिलियन इन न्यू फंडिंग फॉर डोमेस्टिक रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इन यूएस जो बिल पास हुआ था। और सेमीकंडक्टर फ्रेंड शोरिंग इन क्वाड देखने मिलती है हमें, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इनके बीच में काफ़ी यूएस की जो कमिटीज़ वो खुद से बनाई गई, से वो सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकें क्रिटिकल इमरजेंसीज और टेक्नोलॉजीज में के थ्रू। और जो यूएस की इंडिया इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड एमरजेंट टेक्नोलॉजी है, यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमरजेंसीज टेक्नोलॉजी ICET, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और उनके काउंटर पार्ट जेक सुलिवन जो वाशिंगटन में मिले थे, उन्होंने एरिया ऑफ कॉपरेशन अंदर ICET मतलब इंडिया एंड यूएस इंडिया इनिशिएटिव फॉर द क्रिटिकल एंड एमरजेंट टेक्नोलॉजीज के अंडर फिर बात की है। और जो टास्क फोर्स है वो फ्लैग अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज भी है एक तरह का इंडिया के रोल के लिए, जो कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को बना सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ मोमेंटम और अंडरस्टैंडिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पे और इनोवेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिससे प्रमोट किया जा सके कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च, टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट माइक्रो टेक्नोलॉजीज के बीच में। तो सेमीकंडक्टर फर्म जो प्रपोज उन्होंने किया है कि इन्वेस्ट, वो एक है यूएस की सेमीकंडक्टर फर्म है और माइक्रो टेक्नोलॉजी करके इसका नाम है, उसने इंडिया में वो इन्वेस्ट करेगा 825 मिलियन के लिए, जिसका कंबाइंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंडिया को मिलेगा 2.75 बिलियन का। और ये 5000 न्यू डायरेक्ट और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंडिया को कम्युनिटी जॉब प्रोवाइड करेगा। और वो एक जॉइंट एडवेंचर भी होगा इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का, जिसमें बोथ कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी ट्रेनिंग साथ में ही करेंगे, जिससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा। 6000 इंडियन इंजीनियर्स को इसमें साइमीवर सोल्यूशन वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म्स का उनको दिया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट और उनका स्किलिंग हो सके। और इंडिया की जिप चैलेंजेस क्या है, इंडिया ने एलोकेट किया है 76,000 करोड़, मतलब 10 बिलियन के आसपास। और कितना यूएसए ने कितना किया था, 216 के आसपास। अगर आप देखें 280 बिलियन के आसपास उन्हें फंडिंग दी थी अपने खुद की कंट्री में यूएसए ने, कि वो बनाए किस तरह चिप्स की डेवलपमेंट करे। लेकिन इंडिया ने सिर्फ 10 बिलियन का ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्टार्ट की। तो ये एक कमी तो है ही, जो फंड्स की कमी है इंडिया में। और जो गवर्नमेंट रीओपन एप्लीकेशन उसने किया है वो है, जैसे कि जिसमें फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की शिपिंग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और 3 थिंग्स जो एसेंशियल हैं जो चिप मेकिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया में प्रॉब्लम ला रही हैं, जो कि है अनलिमिटेड पावर सोर्स, ठीक, एक जगह जहाँ पर 24/7 पावर सोर्स अप्लाई हो रहा है एट अ ह्यूज लेवल। और वाटर सप्लाई अनलिमिटेड प्योर वाटर सप्लाई होना चाहिए। और जो फैब्स हों, जैसे फैब्रिकेशन ऑफ प्लांट्स दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, इनकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इंडिया में ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर गारंटी हो सके कि वो 24/7 पावर सप्लाई करेगी और हाई स्केलिंग वर्कफोर्स भी हो उसकी, ठीक है।
और वाटर सप्लाई प्रॉपर हो और एक हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क स्किल्स लेबर हो वहाँ पर, तो ऐसी कोई जगह नहीं है। तो ये एज अ क्या बोलते हैं इसे, एज अ एक बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम, चिप इकोसिस्टम नहीं है इंडिया में, जबकि पॉलिटिकल विल है। मोदी चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्रीज आए, इन्वेस्टमेंट करें, इंडिया को बेहतर बनाएं, लेकिन फिर भी इतना पॉलिटिकल विल होने के बावजूद भी चिप मेकर्स इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं इंडिया में, यही रीजंस के कारण। और ताइवान जो है वो जो हम जान रहे हैं कि वो भी पुश कर रहा है इंडिया को कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा मिले, लेकिन न्यू दिल्ली रेडी नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चाइना ताइवान की तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है दोनों ही कंट्रीज़ को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, और ये दोनों ही फर्म्स मिलके काफ़ी इंडिया की मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट चिप मेकर्स बन जाएंगे। लेकिन दिल्ली लॉन्ग टर्म सोच रहा है, लॉन्ग टर्म में उसको कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमम तो ताइवान ही उठा लेगा, हमारे स्किल लेबर नहीं होगा, वो अपने हर चीज़ लेगा, भले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों ना हो, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हर एक चीज़ को मैटर नहीं करता है। और इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप 2024 से शुरू कर देगा, और स्टेट ऑफ चिप वॉर, चाइना वॉज द बिगेस्ट मार्केट फॉर द सेमीकंडक्टर मशीन, बीजिंग्स मेड इन चाइना 2015 प्लान बना था, जो कि 2019 में शुरू हुआ था बीजिंग का। तो एक काफ़ी हाई वॉर पे था, और जापान ने अनाउंस किया कि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा सेमीकंडक्टर जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं चाइना से, और जापान ने बोला था। और चाइना जो चिप है इंपोर्ट करता है जापान से, साउथ कोरिया से और ताइवान से, ठीक है। चाइना इस जगह से अपने चिप को इंपोर्ट करता है, और जो कि पार्ट है यूएस लेड चिप 4 अलायंस, जो कि 20% फर्स्ट 5 मंथ्स में 20% को गिरावट देखने मिल रही है। तो डच कंपनी ASML है, उसने जो कि ओनली चिप मेकिंग कंपनी है जो कि डीप अल्ट्रा लिथोग्राफी मशीन रखती है, जिससे रिक्वायरमेंट होती है चिप्स की काइंड्स की बनने की। और इंडिया इज सेट टू बी एटलीस्ट 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल पीछे इंडिया चल रहा है चिप्स कर्व्स के हिसाब से, और उससे इंडिया को अभी भी 10 से 20 साल लगेंगे इस्टेब्लिश करने में अपने आप को एज अ सीनियर प्लेयर सेमीकंडक्टर में। तो काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो लेकिन फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं से दिमाग लगाएगा ही। और पैन और आधार को लिंक करने की बात की गई है, और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने भी बताया कि आपको अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी करना हो तो आपको पैन और आधार को लिंक करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो इनकम टैक्स आपका मतलब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको करना है तो इनकम टैक्स साइट की साइट में जाकर आपको लिंक कर सकते हो, मैंने कल ही लिंक करवाया है लोगों का। तो बताया गया कि आपको लिंक करना पड़ेगा, जिससे वो काफ़ी लोग का सेम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह का पैन कार्ड मिला हुआ है, कई डिफरेंट डिफरेंट लोग को सेम तरह का पैन कार्ड मिला हुआ है, तो उससे जो डुप्लीकेशन है पैन कार्ड की वो हट जाएगी, और आप काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपको रिटर्न्स मिल सकें वापस इनकम टैक्स के। और उसके अलावा बताया गया है कि कुछ लोगों के लिए कंपलसरी नहीं भी है, अगर कोई आदमी एज 80 अबव है, या फिर जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उन्हें पैन कार्ड अपना नहीं लिंक कराना, और जो लोग आसाम और मिजोरम से रहने वाले हैं उनको कराने की ज़रूरत नहीं है पैन कार्ड लिंक। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपका पिन इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, एक इनकम टैक्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। और फाइल इनकम टैक्स जो है वो लेगा नहीं, आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते, अपना पेंडिंग रिटर्न्स को नहीं प्रोसीड कर सकते, कोई आपको रिफंड नहीं मिलेगा, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कभी कंप्लीटली नहीं होंगी, जो टैक्स है वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, और कोई कंप्लेन अगर आपने नहीं की तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और क्योंकि पैन एक रिक्वायरमेंट है KYC के लिए, और जो भी सेबी रजिस्टर्ड एंट्रीज है मार्केट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स हैं MIMS, उन्हें भी रिक्वायरमेंट है कि वो इंश्योर करें, वैलिड KYCs करें, पैन आइडेंटिटी, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी बोला गया कि आप अपने पैन और आधार को काफ़ी लिंक करें जिससे स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू में। और वर्ल्ड बैंक ने 700 मिलियन का अप्रूव दे दिया श्रीलंका को एज अ हेल्प, ये काफ़ी बड़ी हेल्प है, 500 उनके बजट्स में जाएगा, 200 मिलियन के आसपास वो अपने देखेंगे कहाँ पर एक्सचेंज किया जा सकता है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रायोरिटाइज करेंगे। और इनका जो वो रिस्ट्रक्चर, वो चाहते हैं कि वो अपना डेप्स को रिस्ट्रक्चर करें,
और जो ये आइलैंड नेशन है वो एक डोमेस्टिक डेब्ट रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए कर रहा है, जो कि पुश करेगा रिवर्किंग ऑफ इट्स डेब्ट, बॉन्ड होल्ड और बायोमेट्रिक कोलैटरल इंक्लूडिंग चाइना, जापान और इंडिया, जिससे उसने पैसे लिए थे उनको पे करने की भी कोशिश करेगा। नाउ जापान चाइना रिसीव 20 बिलियन करेंसी स्वैप। इन्होंने पहले भी किया था, काफ़ी हुआ है इनके 2001 से शुरुआत हुई थी वो करेंसी स्वैप की एज अ टूल कि दोनों कंट्री कॉम्बैट करेंगी फाइनेंशियल क्राइसिस को। फिर 2011 में 70 बिलियन का एनर्जी करेंसी स्वैप हुई थी, और इन्होंने रिसेंटली 10 बिलियन का करेंसी स्वैप करने की बात की है, जिससे कि वो अपना इम्प्रूव लॉन्ग स्टैंड टाइज जियो पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में वो हेल्प कर पाएंगे। ठीक। और साउथ कोरिया, जापान ने अपना रेडियो एक्टिव पानी रिलीज करने के लिए बोला है, और चाइना ने काफ़ी कंडेम्ड किया उसे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये जापान का रिस्पेक्टिव बिहेवियर है कि कैसे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं शो कर रहा है और मरीन एनवायरनमेंट के बारे में सोच नहीं रहा है और उसको वो कर रहा है। हालांकि जापान बता रहा है कि वो साइंस के हिसाब से उसने काफ़ी अच्छी रिसर्च की, उसने बताया कि क्यों कर देना चाहिए उसको रिलीज वाटर में और प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा वो। लेकिन फिर भी कंट्रीज नहीं मान रही, थोड़ा डर है आपस में। ठीक है, साउथ कोरिया ने काफ़ी सी वाटर सॉल्ट को काफ़ी खरीदना शुरू किया लोगों ने अपने आसपास, जिससे वो अपने रेडियो एक्टिविटी से बच सकें। लेकिन जो पानी है वो बताया हुआ है, जापान ने बताया हुआ है कि जो पानी है वो रिएक्टर्स को कूल करने का काम हुआ है, जो फुकुशिमा पावर प्लांट्स नॉर्थ कोरिया में है। और अर्थक्वेक और सुनामी 2011 में से काफ़ी अफेक्ट हुआ था। और जो रिलीज है वाटर का, ह्यूज स्टोरेज ऑफ टैंक्स इनटू द पैसिफिक, वो जापान रिपीटेडली बता चुका है कि वाटर सेफ है, उसे काफ़ी फिल्टर कर चुका है उसमें, और काफ़ी आइसोटोप्स हटा दिए गए हैं। और लेकिन फिर भी कुछ ट्रेसेस ऑफ ट्राइटियम और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है उसमें, जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी पानी बहुत सेफ है, लेकिन जो कंट्रीज नहीं मान रही हैं। और इसी कारण जो साउथ कोरिया में 27% राइज हो गया है प्राइस ऑफ सॉल्ट का साउथ कोरिया में, और वेदर लोअर प्रोडक्शन भी देखने में मिल रहा है, आप ब्लेम कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने भी 50 मेट्रिक टन ऑफ सॉल्ट अ डे जो स्टॉक है वो पानी में डालना शुरू कर दिया है, और 20% डिस्काउंट के साथ मार्केट प्राइस पे। ठीक, जिससे रेडियो एक्टिव पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसकी बात करें, गवर्नमेंट आर नॉट प्लानिंग एनी मेजर रिस्ट्रक्चर ऑन नॉट प्लानिंग PLI स्कीम पे कोई भी उनका वो मेजर कुछ प्लानिंग नहीं कर रही रिस्ट्रक्चर करने के लिए। PLI मतलब डिसीजन नॉट टू लॉन्च द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। PLI, वो एरोप्लेन जा रहा है पास, हेलीकॉप्टर। ठीक है, कुछ डिसाइड करने की बात करें कि टू लॉन्च द प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं फॉर द न्यू सेक्टर, उनको बनाने के लिए मना कर दिया है। जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स है उनमें ही चलेगा वो, न्यू एज, बाइसी, लेदर, फुटवेयर और टॉय। जो न्यू स्कीम है वो फॉर्मुलेट करेगी कंसिडर इट्स देयर लेबर इंसेंटिव नेचर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लेबर इंसेंटिव नेचर है, इसलिए उसको देखते हुए उन्होंने काम किया है। और न्यू प्लेयर्स अवेल कर रहे हैं इंसेंटिव्स के, बिसाइड्स इज एड्रेसिंग वेरियस कंसर्न एक्सप्रेसिंग इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जिसके बारे में बात की थी आपको पढ़ने के लिए, आस्क किया उसने मिनिस्ट्रीज को रिस्पॉन्ड करें कि इम्प्लीमेंट ऑफ PLI स्कीम फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स टू होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ कंसल्टेशन विद बेनिफिशियरी कंप्लेंट टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। And some companies flagged the issue of delay in clearance of which impact in the impacts of this project. तो स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है ऑन ग्राउंड, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये बाहर आएगा तो ये था आज का न्यूज़पेपर। आई होप आपको हेल्प हुई हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।